हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक न्यू मानवा को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑल आई डिड इट पर्पस ऑन दी एक्सप्लेन ज़ॉम्बी सिस्टम। यानी कि कयामत की दुनिया में जो कुछ भी करूंगा सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए करूंगा और कुछ भी नहीं। हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से ज़ॉम्बी देखना शुरू हुए और ये पूरी दुनिया कयामत में बदल गई। और इस कयामत के मंजर में बहुत सी चीजें हुई, पता नहीं कितनों की तो जान चली गई। और ये जाने तो कभी रिसोर्स के चक्कर में जाती तो कभी जगह लेने के चक्कर में, लेकिन सबसे कमीनी बात तो ये है कि कभी कभी ये जाने सिर्फ मजे में चली जाती। इसके बाद हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम यान जेंग होता है, जो मुझसे करीब 2 साल बड़ा है, यानी कि 20 साल का है लौंडा। और इसे करीब 1 साल पहले सिस्टम मिला था और ये जो भी करता है सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए करता है। हमें इसकी सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे इसका लेवल 20 होता है और सिस्टम से जो रिवॉर्ड इसे मिलता है वो इसके साथ अपने भाग्य को बदल सकता है इस कयामत की दुनिया में। जेंग को मिशन मिला था कि उसे एक गैंग को निपटाना है, इसीलिए वो बाइक से उस तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते के बीच में एक जाल बिछाया हुआ था, इसीलिए जेंग की बाइक आगे चली जाती है और जेंग पीछे गिर जाता है। और ये जाल उसी गैंग ने लगाया था जिसका पीछा जेंग कर रहा है। ट्रक के अंदर से कुछ लौंडे लपाड़ी निकलते हैं जो अपने बॉस से कहते हैं कि बॉस, हमने नया बकरा पकड़ लिया, अब हमें और माल मिलेगा। उनका बॉस अपने टकले का सर सहलाते हुए कहता है, बहुत अच्छे बच्चे। इसके बाद जब वो लोग जेंग के कपड़े देखते हैं तब उन्हें लगता है कि जेंग एक नोबल फैमिली से आता है, इसीलिए जेंग के पास बहुत ज्यादा माल होगा। और वो लोग कहते हैं कि इसकी बाइक चेक करो, इसमें बहुत माल होगा, लेकिन उसकी बाइक पूरी खाली होती है सिवाय 2 पहियों के, जिससे उनका बॉस गुस्सा करते हुए कहता है कि इस कयामत की दुनिया में ये साला खाली हाथ घूम रहा है, इससे ज्यादा तो पैसे हमारे पास हैं। इसीलिए वो बॉस अपने चेले को ऑर्डर देता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो चेला जैसे ही जेंग के टुकड़े टुकड़े करने वाला था, लेकिन तभी एक स्लैश जाता है और उस बंदे के सर और हाथ को काट के रख देता है। उस बंदे का सर गोल गोल घूमता हुआ बॉस के हाथों में आता है, जिससे बॉस की फट जाती है। इसके बाद जेंग उनसे कहता है कि मैं कुछ भी करूं उससे पहले जरा मुझे ये बताओ, क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने ईस्ट के कैंप के ऊपर हमला किया और वहां के सारे लोगों को मार दिया? जिस पे वो गुंडे बड़े शौक से कहते हैं कि हाँ, हम ही है वो। और ये हरामी इतने कमीने थे कि उन लोगों ने उनकी जान तो ली, लेकिन वहां की औरतों के साथ गंदा काम भी किया और बल्कि जिंदा लोगों को फांसी पे लटका दिया जो तड़प तड़प के मारे गए। जिसपे जेंग गुस्सा होके उनसे कहता है कि चिंता ना करो, वादा करता हूँ इतनी बेदर्दी से मारूंगा कि मौत भी अच्छी लगेगी। जिसपे बॉस कहता है कि तू साले हम सभी से अकेले लड़ेगा। इसके बाद वो सभी लोग जेंग के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन इन छुट्टू मुट्टू अटैक से जेंग को कुछ भी ना होवे। वो गोलियां जैसे ही जेंग से टकराती हैं तो बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरने लगती हैं और बिल्कुल गेम की ही तरह जेंग की एचपी में से एक एक एचपी कम होने लगती है। बॉस को लगता है कि जेंग के पास जॉन विक की तरह बुलेट प्रूफ सूट है, इसीलिए वो उसके सर के ऊपर हेडशॉट मारता है और जेंग हेडशॉट के साथ ही नीचे गिरने लगता है और बॉस को लगता है कि खेल खत्म। लेकिन तभी जेंग अपना पैर जमीन पे पटकता है और खड़ा हो जाता है और जेंग की एचपी में से सिर्फ 10 एचपी कम होती है, जिससे गैंग के सभी लोगों की फट जाती है, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। इसके बाद जेंग उन्हें घूरते हुए कहता है, अब मेरी बारी। इसके बाद जेंग अपने पास से एक जलती हुई तलवार और एक गन बाहर निकालता है और उनके ऊपर फ्लैश शूटिंग का इस्तेमाल करता है और वो बुलेट इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है कि उन सभी की पैंट ऐसे ही गीली हो जाती है। इसके बाद जेंग उस बुलेट के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और उन सभी के ऊपर अपनी जलती हुई तलवार से अटैक करता है, जिसका नाम है अल्टीमेट टेक्निक हेल फायर फ्लैश। उनके बॉस को लगता है कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तभी एक बंदे के हाथ के ऊपर आग जल जाती है और देखते ही देखते उस बॉस को छोड़ के उसके जितने भी साथी थे वो सभी राख बन के हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद बॉस के मुंह के अंदर से आग जलती है और देखते ही देखते बॉस भी आग में जलने लगता है। वो बॉस जलते हुए जेंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जेंग वहां से जाते हुए कहता है कि अंडरवर्ल्ड का किंग तुमसे खुद ही अपना हिसाब करेगा। इसके बाद जेंग हीरो की तरह चश्मे पहनता है और अपनी बाइक पे बैठ के वहां से चला जाता है और इसके साथ ही उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। इसके बाद जेंग अपनी बाइक के ऊपर लगे हुए बूस्टर्स का इस्तेमाल करता है और हमारा लौंडा पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद हम लोग 1 साल पहले का सीन देखते हैं। कयामत के आने की वजह से खाने की बहुत कमी पड़ गई थी और जो बड़ी बड़ी फैमिलियां थी वहीं सिर्फ जिंदा रह पा रही थी। इसके बाद हम लोग जेंग को देखते हैं जो फैंग फैमिली के साथ फाइट कर रहा था। फैंग फैमिली के लोग जेंग से कहते हैं कि तू साले हमारा खाना चुरा रहा है, अगर हमने तुझे यहाँ पे देखा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिसपे जेंग उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा खाना नहीं चुरा रहा हूँ, ये जंगली पेड़ है और मैं यहाँ से खाना ले रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पे आए हुए सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है और तुम इसे अपना पेड़ कहने लगे। जिसपे वो बंदा अपनी जेब से एक सिंबल टाइप की चीज निकालता है और पेड़ के ऊपर लगा देता है और कहता है, हो गया ना ये फैंग फैमिली का पेड़, इसीलिए यहाँ से दफा हो जा। लेकिन जेंग अभी भी नहीं मान रहा था, तो वो लोग उसके मुंह के ऊपर एक घूंसा मारते हैं और उसका मुंह तोड़ के उससे कहते
कहते हैं अगर दोबारा दिखा तो जिंदा लटका देंगे। इसके बाद हम लोग ज़ैंग को देखते हैं जो कोने में बैठा हुआ सोच रहा था अगर यहाँ पे फैंग फैमिली के लोग बढ़ते ही रहें तो मेरे पास रहने की कोई भी जगह नहीं बचेगी। और तभी ज़ैंग के सामने सिस्टम का विंडो पॉप होती है और उससे कहती है कांग्रेचुलेशन भैया, आप तुम सिस्टम के ओनर बन चुके हो और तुम्हारा यही मकसद है सिस्टम को अपग्रेड करना। इसके बाद सिस्टम ज़ैंग को थोड़ा सा मुंह साफ करने के सामान देता है जिससे हमारा लौंडा चिकना हो सके। इसके बाद ज़ैंग सेविंग वेविंग करके चिकना हो जाता है तो सिस्टम उसका लेवल अप कर देता है और ज़ैंग को रिवॉर्ड के तौर पे ये चीज मिलती है कि वो किसी भी इंसानी चीज को अपग्रेड कर सकता है। इसके बाद ज़ैंग अपना दिमाग चला के अपनी जेब से एक सेब निकालता है जो फाइट के दौरान सड़ गया था और इसके बाद ज़ैंग सिस्टम से कहता है कि सेब को अपग्रेड कर दो। और इसके बाद जब ज़ैंग अपना हाथ खोलता है तब वो देखता है कि उसका सेब ही गायब हो चुका है। लेकिन जब ज़ैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो सेब पूरा एक पेड़ में बदल चुका था और सिस्टम ज़ैंग को बताता है कि अगर वो ज़ॉम्बीज को मारेगा तो उसे पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद ज़ैंग उस पेड़ के ऊपर लेटा हुआ सोच रहा था कि ये सब कुछ अजीब है, लेकिन अगर वो ज़ॉम्बी को मारेगा तो उसे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसका तो पेट ही नहीं भरा है। इसके बाद वो फलों को खा के वहीं पे सो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसे कुछ जलने की बू आती है। इसके बाद जब ज़ैंग अपनी आंखें खोल के देखता है तब वो देखता है कि किसी ने पेड़ के ऊपर ही आग लगा दी है और ये आग फैंग फैमिली के लोगों ने लगाई थी और वो ज़ैंग से कहते हैं कि कहा था ना दोबारा दिखेगा तो तकड़े तकड़े कर देंगे। जिसपे ज़ैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक फैंग फैमिली वाले लोग रहेंगे तब तक उस जैसा कोई भी शांति से नहीं जी सकेगा। और ज़ैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम ही एक हो जिसने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया है। इसके बाद ज़ैंग उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसको अपने छोटे चाकू की मदद से 20 से 2 टुकड़ों में काट देता है। दूसरा बंदा ये देख के घबरा जाता है तो ज़ैंग उसके ऊपर तुरंत अटैक करता है, लेकिन वो बंदा अपने पास से एक गन निकालता है और ज़ैंग के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन उस बुलेट का ज़ैंग के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता और ज़ैंग उसका गला काट के उसे भी मार देता है। और इसके बाद ज़ैंग सोचता है कि फैंग फैमिली तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये याद दिलाने के लिए कि जब तक तुम्हारे जैसा कोई है तब तक मुझ जैसा कोई जिंदा नहीं रह सकता। और ज़ैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि आज तुमने मेरा पेड़ जलाया है और मैं तुम्हारे पूरे बिजनेस में आग लगा दूंगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम लोग ज़ैंग को देखते हैं जो टपाटप ज़ॉम्बीज को मार रहा था और खटाखट अपना लेवल अप कर रहा था और इसके साथ ही हमारे ज़ैंग की मसल्स भी आ जाती हैं। इसके बाद सिस्टम ज़ैंग को खूबसूरत बनाने के लिए उसे कपड़े भी देता है। इसके बाद ज़ैंग सोचता है कि उसे जल्दी जल्दी अपना लेवल अप करना होगा और उसके लिए उसे ऐसे ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करनी पड़ेगी जो नॉर्मल ज़ॉम्बी से ताकतवर होते हैं, लेकिन इन जैसे ज़ॉम्बीज को मारना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि इनकी स्किन नॉर्मल ज़ॉम्बी से कई गुना सख्त और इनके पास स्पेशल एबिलिटी भी होती है। इसके बाद ज़ैंग अपनी हाथ की बंदूक देखता है और सोचता है इसके साथ तो वो कभी भी ज़ॉम्बी को नहीं मार सकता। इसी के बाद ज़ैंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पता नहीं कौन सा गुड़ा भाग लगाता है, लेकिन वो गन की पावर को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन उसका दिखावा अभी भी नहीं बदलता। इसके बाद ज़ैंग को एक गन चलने की आवाज सुनाई देती है और इसकी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फैंग फैमिली का एक मशीनरी जिसका नाम हताऊ है वो एक नॉर्मल बंदे को गोली मार के टपका देता है। इसके बाद हताऊ का सोल्जर उससे पूछता है कि हम लोग इस लड़की के साथ क्या करेंगे, जिसपे हताऊ कमीनापन दिखाते हुए कहता है हम लोग क्या करते हैं जब हमारा एक साथी मर जाता है, बिल्कुल हम उसका ख्याल रखेंगे। इसके बाद हम लोग ज़ैंग को देखते हैं जो हाउतू के ग्रुप के सामने आ गया था। वो देखता है कि उसके ग्रुप के पास अच्छा खासा माल है, यानी कि कट्टा बंदूक सब कुछ है, लेकिन हमारे ज़ैंग के पास जो बंदूक है उसका क्रिटिकल रेट है, यानी कि वो उनसे अपर हैंड है। इसके बाद हम लोग हाउतू को देखते हैं जो उस लड़की से कहता है अपने कपड़े उतारोगी या मैं उतारूं, जिसपे वो लड़की बहुत सहम जाती है और रोने लगती है। हाउतू उससे कहता है ये पहली बार है जब मैं किसी इतनी खूबसूरत लड़की से मिला हूँ। हाउतू भाई साहब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि उससे पहले ही ज़ैंग उनका हेडशॉट ले लेता है और खटाखट उनके ग्रुप के ऊपर भी अटैक कर देता है। ज़ैंग खटाखट अपनी बुलेट बदलता है और खटाखट उनके ऊपर फिर से शूट करने लगता है और पता नहीं कि ज़ैंग के पास इतनी गोलियां कहां से आ रही थी, लेकिन वो फटाफट उनके ऊपर शूट करता रहता है। इसके बाद ज़ैंग उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की सोचती है कि ये भी उसके साथ वही करने वाला है, लेकिन क्योंकि ज़ैंग ने उसकी जान बचाई थी और वो हैंडसम भी है तो सब चलता है। मतलब देख रहे हो, खूबसूरत हो तो सब कुछ चलता है। लेकिन तभी बीच में सिस्टम आता है और वो ज़ैंग से कहता है कि विक्टिम को बचाओ और एनिमी को खत्म करो, लेकिन ज़ैंग ने तो पहले ही सभी को मार दिया था और उसने पक्का किया था कि सभी मर चुके हैं। लेकिन तभी वो लड़की घबराते हुए ज़ैंग से पीछे मुड़ के देखने को कहती है और जब ज़ैंग पीछे मुड़ के देखता है तब हाउताओ की शक्ल थूत जैसी हो चुकी थी और वो ज़ैंग से कहता है कि अब मुझे पता चला कि गोली लगने का स्वाद कैसा होता है। इसके बाद हाउतू उनसे कहता है कि तुम तो ऐसे ही डर गए, मैंने तो अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है जो इतनी भयानक है। और भाई मेरी बात मानो, सच में इसकी शक्ल देख के बहुत हंसी आ रही है और राइटर ने खुद लिखा है कि भाई तेरी शक्ल देखने के बाद मैं किसी और चीज से तो नहीं डरूंगा। इसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो इतनी बुरी शक्ल देख के उल्टी कर दी थी और इतना सब सहने के बाद वो लड़की अपना पूरा दम तोड़ देती है और कहती है कि
मैं अब और शक्ल नहीं देख सकती हूँ इसकी, मैं बस चली। इसके बाद हाउतू अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से गायब होके जैंग के ऊपर टेलीपोर्ट होके पंच मारता है, जिससे जैंग उस बस के अंदर घुस जाता है और इसके बाद हाउतू उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है क्योंकि जैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद जैंग बाहर निकलता है और हाउतू के पेट के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे हाउतू दूर जाके पेड़ से टकराता है और वो सोचता है कि इंसान के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती है। क्या जैंग कोई ज़ॉम्बी वॉरियर है? लेकिन उसके अंदर से तो ज़ॉम्बी की महक भी नहीं आ रही है। लेकिन जब हाउतू अपना सर उठा के सामने देखता है तो जैंग सामने नहीं होता है। वो लड़की भी अपने हाथ ऊपर खड़े कर देती है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि जैंग किधर गया। लेकिन उतनी ही देर में जैंग हाउतू के बगल में आ जाता है और उसकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख देता है और उसे कहता है कि बको, ज़ॉम्बी सोल्जर होते क्या हैं? हाउतू उसे बताता है कि ज़ॉम्बी सोल्जर बस एक नाम है जिसे हाई मिलिट्री ने ज़ॉम्बी और इंसानों को मिला के बनाया है, और हाउतू जॉन्ग को जानकारी सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वो समय निकाल सके जैंग के ऊपर दोबारा अटैक करने का। जैंग उससे पूछता है कि इसका कर्ता धर्ता कौन है भाई? हाउतू उसे बताता है कि और कोई नहीं, फैंग फैमिली, वही लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ही रिसर्च लैब के अंदर इन्हें बनाया है। इसमें जैंग सोचता है कि ये साला फैंग फैमिली पीछे ही क्यों पड़ी है मेरे, और हाउतू भाई साहब को लगता है कि वो जैंग को चूतिया बनाने में कामयाब रहे। लेकिन तब तक जैंग हाउतू भाई साहब का हेडशॉट ले लेते हैं और हाउतू भाई साहब यही सोचते हैं कि साला कोई फाइट में बात करते समय गोली कैसे चला सकता है। लेकिन जैंग ने अभी तक हाउतू के ब्रेन स्टीम के ऊपर अटैक नहीं किया था, और ब्रेन स्टीम बस इतना समझ लो कि भाई शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, अगर उस पर चोट नहीं लगी है तो तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो। इसीलिए हाउतू भाई साहब फैसला करते हैं कि वो ये दिखावा करेंगे कि वो मर चुके हैं और जैसे ही रिकवर होंगे तो वो जैंग के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन जैंग फैंग फैमिली का नाम सुन के इतना गुस्सा हो गया था कि वो हाउतू के सर के ऊपर खटा खट 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 गोलियां बरसाता चला जाता है। वो लड़की ये देख के समझ जाती है कि ये सनकी हुई खोपड़ी का है, इससे दूर ही रहना ज्यादा ठीक है। इसके बाद जैंग ने जो हाउतू भाई साहब को मारा था तो उनका लेवल अप हो जाता है और जैंग उसका इस्तेमाल अपनी बॉडी के ऊपर करता है और उसका लेवल अप 4 हो जाता है। वो लड़की जैंग से पूछती है कि यहाँ पे कुछ है जिसे तुम घूर रहे हो, लेकिन जैंग उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम अब सेफ हो और यहाँ से जा सकती हो। और सिस्टम ने जैंग से सख्त कहा था कि उसे जो भी चीज मिलती है वो उसे रख ले, क्योंकि कोई भी चीज कभी भी काम आ सकती है। वो लड़की जैंग से कहती है कि मैं तुम्हें हायर करती हूँ मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए, लेकिन जैंग इसे रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी का बॉडीगार्ड बनने का, क्योंकि जैंग के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बी को मारे और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करे ताकि वो बैटल के बीच में धूम मचा सके। लेकिन वो लड़की जैंग के पैर ही पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम जैसा प्यारा हीरो मुझ जैसी बेटी को कैसे छोड़ सकता है, और क्या होगा अगर मैं उसे बुरी थूत वाले जैसे से दोबारा मिल गई तो? मेरे ग्रैंडपा विलेज के हेड है और तुम्हें पैसा मिलेगा, पैसा, और तुम्हें तो पता ही है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और सिस्टम भी जैंग से कहता है कि उसे गुलाबी बॉल वाली लड़की को सही सलामत उसके विलेज छोड़ना है, तो जैंग इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्योंकि उस लड़की का विलेज यहाँ से काफी दूर था और उल्टा डायरेक्शन में भी था, इसीलिए वो लोग एक कार को लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो कारें वहाँ पे पड़ी हुई थी उन्हें 10 साल हो गया था, यानी कि वो राख बन चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एक ऐसी गाड़ी के पास आ जाते हैं जिसका इंजन नहीं था, लेकिन उसकी कंडीशन काफी अच्छी थी। वो लड़की जैंग से कहती है क्या मैं अंधी हूँ, मैं इंजन कहाँ देख सकती हूँ उस गाड़ी में। इसके बाद जब जैंग उस गाड़ी को छूता है तब वो गाड़ी चमकने लगती है, और जब वो लड़की उस गाड़ी को देखती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि जैंग ने उस कार को एक सेक्सी से मार्टिन स्पोर्ट कार में बदल दिया था। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है ये पक्का साला भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। इसके बाद वो दोनों एक साथ कार को ड्राइव करते हुए जा रहे थे। वो लड़की जैंग से कहती है कि गाड़ियां सिर्फ बड़े लोग चलाते हैं जो कि ज़ॉम्बी से ऊपर होंगे, लेकिन तुमने एक कबाड़ सी गाड़ी को एक सेक्सी से स्पोर्ट कार में बदल दिया, तुम तो एक मैजिशियन हो भाई। और वो लड़की जैंग से आगे कहती है कि तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि एक सस्ती सी कबाड़ को एक सोने में बदल दिया, तुम पक्का एक हीरो होगे जिसे स्वर्ग से भेजा गया होगा हम जैसों को बचाने के लिए। अब क्योंकि ज़ॉन्ग ने अपरिचित देखी थी इसीलिए वो कहता है कि मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं बस फैंग फैमिली के ऊपर खुन्नस खाया हुआ हूँ और मैं उनकी काया पलट करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो लड़की जैंग को अपना नाम साओकी बताती है और जैंग उसे अपना नाम बताता है, और जैंग के नाम का मतलब है अंडरवर्ल्ड किंग। लेकिन तभी अचानक से जैंग की कार के ऊपर एक पत्थर से अटैक होता है जिसको जैंग कैसे तैसे करके बचा लेता है, और जैंग के ऊपर अटैक स्पेशल एबिलिटी वाले ज़ॉम्बी ने किया था, और पता नहीं क्यों मुझे ये रॉक टाइप पोकेमॉन लगता है। वो ज़ॉम्बी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल बिल्कुल बेस बॉलर की तरह करता है, वो अपने पत्थर को उछालता और अपने बैट से उसे मार के जैंग की कार की तरफ दे मारता
होता। जैंग अपनी कार को इधर उधर करके कई बार बचाता है। तभी साउकी उसे बताती है कि इस रास्ते पे ऐसे ज़ॉम्बी दिखना तो आम सी बात है, लेकिन जैंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, क्या तुम पहले नहीं बता सकती थी? लेकिन जैंग का बार बार उस ज़ॉम्बी के बेसबॉल अटैक से बचना नामुमकिन था। इसीलिए जैंग साउ से पूछता है कि कोई तरीका बताओ जहाँ से हम लोग निकल सके, क्योंकि साउ के सामने दो रास्ते थे, जिनमें से पहला रास्ता तो पत्थरों वाला था, यानी कि साउ को अपनी कार धीरे करनी पड़ेगी रास्ते के बीच में, और दूसरा रास्ते में ब्रिज टूटा हुआ था। लेकिन जैंग उस रास्ते को चूज करता है जिसका ब्रिज टूटा हुआ था। साउ जैंग से कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? जिस पे जैंग कहता है, चलो एक साथ मरते हैं, जिसे साउ की फट जाती है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक जैंग ने दरवाजे को बंद कर दिया था। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर बेसबॉल से अटैक करता रहता है, लेकिन जैंग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और ब्रिज को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन जैंग के पास सिस्टम है, तो वो जैसे ही ब्रिज को छूता है तो ब्रिज अपने आप ही रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है और दोबारा बन जाता है। साउकी ये देख के काफी हैरान हो गई थी और वो जैंग से कहती है, क्या तुम जादूगर हो? फिर तो अपनी जेब से एक पंछी भी बाहर निकाल के दिखा दो। लेकिन इसके बाद जैंग जैसे ही ब्रिज को पार करता है तो वो अपनी कार को मोड़ लेता है और उस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिसपे साउकी की आंखें बाहर आने लगती हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी छक्का लगाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वो ब्रिज टूट जाता है और वो ज़ॉम्बी खाई के नीचे गिर जाता है। दरअसल जैंग का यही प्लान था कि वो ज़ॉम्बी को लालच देके यहाँ पे बुलाएगा और उसे मार देगा। इसके बाद साउकी जैंग को रास्ते के बीच में बताती है कि फैंग फैमिली उन्हें प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उन्होंने उनके सारे वेपन ले लिए हैं। जिसपे जैंग उसे समझाता है कि ये प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि वो तुम्हें डरा धमका के रख रहे हैं, या यूं कहा जाए कि वो तुम्हें जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उनका जब मन चाहेगा वो तुम्हें बाहर निकालेंगे और तुम्हें पका के खा जाएंगे। जिसपे साउकी कहती है कि वो लोग कर ही क्या सकते हैं, अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो वायलेट ज़ॉम्बी उन्हें मार देंगे। इसके बाद फैंग फैमिली की डायरेक्ट टीम जैंग की गाड़ी के बगल से होते हुए गुजरती है और जैंग उसे घूरते हुए जाता है, जिससे फैंग फैमिली की टीम का जो लड़का था वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो साला मुझे घूर के गया है और उसके साथ एक लड़की होती है और पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर से हीरोइन वाली वाइब आ रही है। और इस लड़की का नाम ओल्सन है और वो उस लड़के से कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो एक छोटी सी गाड़ी के पीछे अपना दिल दे बैठे हो। तुम्हारे लिए सेलिब्रिटी इंतजार कर रही है और अगर तुम गाड़ी के पीछे जाओगे तो वो सेलिब्रिटी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। जिसपे वो लड़का उस लड़की की बात मानने के लिए राजी हो जाता है और ओल्सन अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बस एक बेवकूफ है। इसके बाद जैंग अपनी कार लेके उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे साउकी के गाँव वाले रहते हैं और वो लोग कंटेनर के अंदर रहते हैं। यानी कि जैंग की बात बिल्कुल सही थी कि वो लोग इन्हें जानवर बना के रखते हैं। साउकी जब अपने ग्रैंडफादर से मिलती है तब वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि साउकी पिछले कई महीनों से गायब थी और उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसके बाद साउकी अपने ग्रैंडफादर को जैंग से मिलवाती है और बताती है कि इसी ने ही हमारी मदद की है। इसके बाद साउकी अपने ग्रैंडफादर से पूछती है क्या उनके पास कोई पैसा है जैंग को देने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडफादर के पास कोई भी पैसा नहीं होता है, क्योंकि फैंग फैमिली कल ही उनसे पैसे सारे लेके चली गई है। इसीलिए साउकी जैंग से कहती है कि उनके पास कोई भी चीज नहीं है जो जैंग को दे सके, इसीलिए जैंग किसी और तरीके से अपने पैसे रिकवर कर सकता है। मतलब समझ रहे हो ना तुम? लेकिन जैंग को सिर्फ उसके सिस्टम के अपग्रेड होने से मतलब है, इसीलिए वो वहां से जाते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैंग को उसका रिवार्ड पहले ही मिल चुका है। लेकिन जैंग उससे पूछता है कि यहाँ पे आसपास क्या कोई ज़ॉम्बी रहते हैं जहाँ पे ग्रुप हो। साउकी उसे बताती है कि पासी के पहाड़ के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज रहते हैं, लेकिन तुम उन्हें अकेले नहीं हरा सकते हो। जिसपे जैंग साउकी के करीब जाके उसे कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जिसपे साउकी शर्माते हुए कहती है कि हाँ है, अब तुम जल्दी से जाओ उन सारे ज़ॉम्बी से हमारा पीछा छुड़वा दो। और इसी के बाद ही जैंग को मिशन भी मिल जाता है कि उसे पासी के माउंटेन से सारे ज़ॉम्बीज को निपटाना है। और इसके बाद जैंग अपनी कार लेके माउंटेन की तरफ चला जाता है और साउकी अपने मन के अंदर सोचती है कि वो सच में कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग जैंग को माउंटेन के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे जैंग सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी सारी एबिलिटीज को एक इनहेंस दे देता है। जैंग नोटिस करता है कि माउंटेन के ऊपर जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सभी 1 से 3 लेवल पर हैं। इसके बाद जैंग अपने चाकू को बाहर निकालता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटते हुए अपना लेवल अप करते जाता है। इसके बाद जैंग मौका देख के अपनी पिस्टल को भी अपग्रेड कर लेता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही जैंग के ऊपर एक भाले से अटैक होता है, जिसको जैंग काफी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। और इसके बाद जब जैंग सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ एक वायलेंट ज़ॉम्बी था जो किसी तरह की एक स्पोर्ट प्लेयर लग रही थी। इसके बाद वो ज़ॉम्बी अपने भाले को घुमाते हुए जैंग की तरफ फेंकती है, जिसको जैंग काफी मुश्किलों से ही डॉज कर पाता है और वो भाला इतनी शक्तिशाली फोर्स से फेंका गया था कि वो पेड़ को भी पार कर जाता है। इसके बाद जैंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपनी गन से शूट करने लगता है। शुरू में वो ज़ॉम्बी सबसे पहले अपने हाथों से बुलेट्स को ब्लॉक करती है, लेकिन जब वो देखती है कि गोलियां उसकी स्किन को पार कर रही हैं, तब वो उन्हें डॉज करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और
पेड़ के पीछे से ही भाला फेंक के मारती है और वो भाला इतनी अजीब तरीके से फेंका गया था कि वो हवा में ही अपनी दिशा बदल लेता है और जाके ज़ैंग से लगता है, जिससे ज़ैंग एक पेड़ के सहारे हवा में टंग जाता है। तब तक वो ज़ॉम्बी मौका देख के ज़ैंग के ऊपर दूसरा भाला फेंकने वाली थी, लेकिन तब तक ज़ैंग वहां से निकल जाता है और वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर भाला फेंक देती है, जिसको ज़ैंग अपनी स्पीड के साथ बड़े आराम से डॉज कर लेता है। और इसके बाद ज़ैंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर इस तरह से बुलेट शूट करता है कि वो बुलेट पेड़ों से टकराते हुए उस ज़ॉम्बी को पीछे से जाके सर के ऊपर लगती है। और जब ज़ैंग उसका किस्सा खत्म करने के लिए उसके ऊपर दोबारा शूट करने वाला था तो तब तक वो ज़ॉम्बी वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद ज़ैंग जमीन के ऊपर खून के निशान को देखता है और उनका पीछा करते हुए एक गुफा के पास आ जाता है। और जब ज़ैंग गुफा के थोड़ा और अंदर जाता है तब गुफा के अंदर एक गोल्ड मेडल रखा था और जूते रखे थे और उसके साथ ही एक फोटो फ्रेम रखा था जिसके अंदर उस ज़ॉम्बी की फोटो थी, जिसमें वो ज़ॉम्बी अपने बेटे के साथ थी। और वो ज़ॉम्बी जैसे ही ज़ैंग को उसकी गुफा के अंदर देखती है तो वो ज़ैंग के ऊपर गुस्सा होकर अटैक कर देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक धुआंधार फाइट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर ज़ैंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोलियां शूट करता रहता है और वो ज़ॉम्बी ज़ैंग के ऊपर भाले से अटैक करती रहती है। लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे के वेपन पकड़ लेते हैं और ज़ैंग ये देख के काफी हैरान था कि वो ज़ॉम्बी अचानक से बजर्ग स्टेट में कैसे चली गई। क्या वो बजर्ग स्टेट में इसलिए चली गई क्योंकि ज़ैंग उसकी गुफा के अंदर आ गया? तो फिर इसका मतलब यही निकलता है कि ये ज़ॉम्बी एक ज़ॉम्बी सोल्जर है। लेकिन इसी बीच उस ज़ॉम्बी को उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा था, इसीलिए वो ज़ॉम्बी ज़ैंग को वहीं पे छोड़ के अपने बेटे की तरफ जाने लगती है। ज़ैंग उसके ऊपर शूट करने के बारे में सोचता है लेकिन वो शूट नहीं करता है। और जब वो ज़ॉम्बी बाहर आके देखती है तब वो देखते हैं कि उसके बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है और उसे कार के ऊपर रख के ले जाया जा रहा है। लेकिन वो ज़ॉम्बी जब तक उसके पास पहुंचती तब तक वो कार अपनी स्पीड बढ़ा के वहां से निकल जाती है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद हम लोग साओकी के गाँव को देखते हैं जहाँ पे वही लड़का आता है जिसको हमने पहले देखा था और इसका नाम सू फैंग है और ये यहाँ पे ज़ैंग की कार के पीछे आया है क्योंकि इसकी डेट सेलिब्रिटी के साथ तो बनी नहीं। सो उन लोगों से कहता है कि मुझे बता दो कि वो कार वाला बंदा और वो कार कहाँ पे गई है, नहीं तो इसमें गुलाबी बाल वाली लड़की को उस पिंजड़े में डाल दूंगा। इसके बाद सू उस पिंजड़े से पर्दा हटाता है तो उसके अंदर वही ज़ॉम्बी और उसका बच्चा होता है। साओकी उस ज़ॉम्बी को देख के काफी हैरान हो गई होती है क्योंकि पिछले महीनों से यही ज़ॉम्बी उनके ऊपर लगातार हमले कर रही है। सो उनसे कहता है कि जल्दी बताओ कि वो कहाँ पे गया है, नहीं ये गुलाबी बाल वाली लड़की अपनी जिंदगी खो देगी। सू अपने स्नाइपर से कहता है कि अगर इन लोगों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो तुम किसी को भी शूट कर सकते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़ैंग ने पहले ही उस स्नाइपर को मार दिया था और उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद वो लोग साओकी को पिंजड़े में जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन ज़ैंग तब तक स्नैपिंग करके उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। और ज़ैंग जैसे ही सू को स्नैप करने वाला होता है तो उसके ऊपर एक बॉम्ब से अटैक होता है। ज़ैंग कैसे तैसे अपने आप को उस जगह से हटा के खुद को बचाता है और सू की कार के ऊपर गन शूट करता है। सू की इन सभी चीजों से इतनी फट जाती है कि वो अपने ड्राइवर से चिल्ला के कहता है जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन सू ने उस ज़ॉम्बी के बच्चे के अंदर एक बम लगाया हुआ था और क्योंकि सू उसके डिस्टेंस से काफी दूर आ गया था इसीलिए उस ज़ॉम्बी का बम एक्टिवेट हो जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी का बच्चा उसकी आंखों के सामने ही फट जाता है और मारा जाता है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई चहेता अगर तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए तो तुम्हारी भावनाओं की कोई सीमा नहीं रहती, इसीलिए उस ज़ॉम्बी की सारिंगन शूरिकेन मांग्योक्यो सारिंगन ओपन हो जाती है और वो बड़ी तेजी के साथ उस कार का पीछा करने लगती है। इस ज़ॉम्बी की सारिंगन की पावर ये होती है कि ये किसी भी दूरी से अपने टारगेट को अनलॉक कर सकती है और उसका टारगेट भले ही चाहे कितनी भी दीवारों और पहाड़ों के पीछे हो, लेकिन उसे उसका टारगेट बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इसके बाद वो ज़ॉम्बी अपना सबसे ताकतवर स्पीयर बाहर निकालती है और उसे पूरी ताकत के साथ उस कार के पीछे फेंकती है और वो स्पीयर जैसे ही कार के साथ टकराता है तो फिर वहां पे तगड़ा धमाका होता है और वो ज़ॉम्बी अपने बड़े से स्पीयर को फिर से अपने पास वापस बुला लेती है। और जब तक ज़ैंग वहां पे आता तब तक वो कार जल के राख हो चुकी थी। इसके बाद वो ज़ॉम्बी अचानक से ज़ैंग के पीछे आ जाती है और उसे भी पता नहीं चलता है। अगर वो ज़ॉम्बी चाहती तो वो ज़ैंग को एक झटके में मार सकती थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी ज़ैंग की बंदूक को अपने सर की तरफ कर लेती है और उससे कहती है कि मार दो। उसकी बातें सुन के ज़ैंग भी काफी हैरान था। वो ज़ॉम्बी अपने दूसरे हाथों में एक स्पीयर को बनाते हुए ज़ैंग से कहती है कि उसने जो किया था मैंने उसका हिसाब कर लिया है, लेकिन जो बाकियों ने किया है उनका हिसाब अब तुम्हें करना है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी ज़ैंग के ऊपर स्पीयर से अटैक करती है, जिससे ज़ैंग घबराहट में ट्रिगर दबा देता है और वो ज़ॉम्बी मारी जाती है। दरअसल उस ज़ॉम्बी ने जानबूझ के ज़ैंग के ऊपर अटैक किया था ताकि ज़ैंग उसे मार दे, और अब क्योंकि ज़ैंग ने ना चाहते हुए भी उस ज़ॉम्बी को मार दिया है तो उसका मिशन कंप्लीट हो गया है और इसे रिवॉर्ड के तौर पे उस ज़ॉम्बी की सारिंगन आंख और उसकी पैरों की मसल और उसका बड़ा सा स्पीयर मिलता है। ज़ैंग सोचता है कि उसे इस बार बहुत सी चीजें मिली हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान है और ज़ैंग अपना वादा जरूर पूरा करेगा। इसके बाद ज़ैंग साओकी के पास वापस जाता है और उसे एक कार और बाकी सारे वेपन दे देता है। साओकी ज़ैंग से पूछती है क्या वो हमारे साथ रहना नहीं चाहेगा, जिसके जवाब में ज़ैंग कहता है कि वो यहाँ पे रहना पसंद करेगा
रहेगा। लेकिन जब वो पिछली बार एक पेड़ के पास रुका था तब वो पेड़ जला दिया गया था, इसीलिए जैंग ये नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ दोबारा हो। इसके बाद जैंग अपनी कार लेके वहाँ से चला जाता है। साओकी सोचती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने गोल को पक्का पूरा कर लोगे। इसके बाद हम लोग जैंग को उसी खाई के ऊपर देखते हैं जहाँ पे उसने उस रॉक टाइप ज़ॉम्बी को नीचे गिराया था। इसके बाद जैंग सिस्टम की मदद से अपने लिए एक नई वेस्ट और कपड़े बना लेता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर स्पीयर से अटैक करने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि कोई बिजली की रफ्तार से आता है और उस ज़ॉम्बी का गला काट के अपने साथ ले जाता है। जैंग देखता है कि उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने वाला फैंग फैमिली का 10वां वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन अपना वॉकी टॉकी निकाल के इसकी कंप्लेन करने वाला था कि किसने कहा था कि यहाँ का ज़ॉम्बी इतना शक्तिशाली है। वाइस कैप्टन इसकी कंप्लेन करता है कि तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा खड़ा होता है और उसे उठा के चट्टान में पटक देता है, जिससे वाइस कैप्टन कुछ टाइम के लिए कोमा में चले जाते हैं। जैंग सोचता है कि जो स्लैश वाइस कैप्टन ने किया था वो कमाल का था, लेकिन उस अटैक से उस ज़ॉम्बी के ऊपर बस हल्का सा स्क्रैच ही आया है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी वाइस कैप्टन की धज्जियां उड़ाने वाला था अपनी बेसबॉल स्किल से कि उससे पहले ही जैंग उसके ऊपर हेडशॉट मार देता है, लेकिन इतने शक्तिशाली अटैक के बावजूद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जैंग मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर दोबारा हेडशॉट मारता है और तीसरी बार में वो तो उसके सर के ऊपर ही आ जाता है और अलग अलग डायरेक्शन से उसके ऊपर शूट करने लगता है, जिससे जैंग आखिरकार उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और जब वाइस कैप्टन को होश आता है तब वो जैंग को उस ज़ॉम्बी की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ देखते हैं। वाइस कैप्टन सोचते हैं क्या इसने अकेले ही इस बड़े से ज़ॉम्बी को मारा है, लेकिन इसके पास कोई ना तो वेपन है और ना ही इसके अंदर से किसी भी फैमिली की महक आ रही है जैसा मेरे अंदर से आती है। इसका मतलब ये है ये कोई ज़ॉम्बी सोल्जर नहीं है और जैंग जैसे किसी भी नॉर्मल बंदे का इतने शक्तिशाली ज़ॉम्बी को मारना नामुमकिन है। इसीलिए वाइस कैप्टन को लगता है कि उन्होंने जब ज़ॉम्बी को मार दिया था तो वो मरने से पहले उसके ऊपर अटैक किया होगा। जैंग भी वाइस कैप्टन की तरफ देख के समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक ज़ॉम्बी सोल्जर है। इसके बाद वाइस कैप्टन जैंग से उसकी आईडी मांगते हैं, जिसपे जैंग सिस्टम का इस्तेमाल करके तुरंत अपनी आईडी बना लेता है। इसके बाद वाइस कैप्टन जैंग से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि तुमने मेरी मदद की है इस ज़ॉम्बी को मारने के लिए। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने जितना सोचा था फैंग फैमिली उससे कई ज्यादा ताकतवर है और उसे नीचे गिराना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए जैंग सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके अपना लेवल अप करना होगा और पूरी फैंग फैमिली को निपटाना पड़ेगा। इसके बाद वाइस कैप्टन जैंग को शहर के अंदर लेके जाते हैं और उसे ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स हैं और उनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। इसके बाद वाइस कैप्टन फैंग सू के बारे में बात करते हैं और वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि उसे किसने मारा है और इसके बारे में अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट जाहिर नहीं की है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे एक सुशील लड़की को देखते हैं जो जैंग को देख के उससे पूछती है, ए चिकने तो यहाँ पे कब से है रे? जिसपे वाइस कैप्टन जैंग को सबसे मिलवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये बाहर के इलाके से है और ये एक न्यू कमर है। वाइस कैप्टन जैंग को बताते हैं कि जो लाल बाल वाला बंदा है इसका नाम बाउजी है और ये यहाँ का इंचार्ज है और उसके बगल में जो खूबसूरत लड़की खड़ी है ये एक कॉम्बैट सोल्जर है जो उनकी लीडर है और ये मेरे ही तरह एक ज़ॉम्बी सोल्जर है। इसके बाद बाउजी जैंग को अपने साथ लेके जाता है क्योंकि वो न्यू कमर को संभालने में काफी माहिर है। बाउजी जैंग से पूछता है कि उसका वाइस कैप्टन के साथ कौन सा रिश्ता है, जिसपे जैंग कहता है कि ये मैटर करता है और बाउजी ने ऐसा क्यों पूछा था ये तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम लोग उस खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कहती है कितनी दुख की बात है कि ये हैंडसम लड़का मरने वाला है। इसमें वाइस कैप्टन कहते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ये अगले 3 दिनों तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। एपिसोड की शुरुआत में बाउजी सबसे पहले जैंग को कुछ महल टाइप के घर दिखाता है। इसके बाद वो उसे एक बिल्डिंग दिखाता है और जैंग कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, सर छुपाने के लिए एक छत है और क्या चाहिए। जिसपे बाउजी जैंग के ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ पे सिस्टम किस प्रकार से चलता है। जिसके पास बाउजी जैंग को एक झोपड़पट्टी दिखाता है जिसके अंदर जैंग रहेगा। जैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसके अंदर कैसे रह सकता हूँ। जिसपे बाउजी उसे ही हाउल देता है और उससे कहता है क्या तुम्हें पता भी है एग्जामिनेशन के अंदर 100 में से सिर्फ 10 ही लोग जिंदा बच पाते हैं, बाकी सभी अपनी जान गवा देते हैं, इसीलिए तुम्हें जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। और बाउजी जाते हुए जैंग से कहता है कि उसके पास घड़ी नहीं होगी टाइम देखने के लिए, इसीलिए वो अपने कानों को खुला रखे और जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई दे वो एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए। बाउजी जाते हुए सोचता है इसके चेहरे से लगता है कि ये सहम गया है और शायद से ये 1 घंटे से ज्यादा जिंदा न रहे। लेकिन हम लोग जैंग का चेहरा देखते हैं जो कि मन के अंदर ये सोच रहा था चीजें और भी ज्यादा मजेदार होती जा रही हैं। इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन हॉल को देखते हैं जहाँ पे वाइस कैप्टन उनसे कहते हैं कि उनके पीछे जो बिल्डिंग है उन्हें इन्हें साफ करना है और जो कोई भी जिंदा बचेगा वो क्वालिफाइड हो जाएगा और हर एक बंदे के लिए 1 फ्लोर है और उनमें से 3 लोगों को मौका मिलेगा एंटी यूनिट में शामिल होने का जो इलाइट बन सकेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ लोग को देखते हैं जो जैंग का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसके पास ना तो कोई प्रॉपर वेस्ट थी और ना ही कोई वेपन था। लेकिन जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि फैंग फैमिली का क्वालिफाइड करने का तरीका भी काफी कोल्ड ब्लडेड है, इनके पास
पास ना तो कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है और ना ही कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके बावजूद इन्हें आग के मुंह में फेंका जा रहा है सिर्फ क्वालिफाइड होने के लिए। इसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है और शुरू होने की कुछ ही मिनटों में 30% से ज्यादा क्वालिफायर ऐसे ही मारे जाते हैं। इसके बाद हम लोग हैंग सुई के यंग मास्टर को देखते हैं जिसका नाम भी जैंग होता है और इसने पैसा फेंको तमाशा देखो वाले ट्रिक इस्तेमाल की है, इसीलिए वाइस कैप्टन को इसे जबरदस्ती ही प्रमोट करना पड़ रहा है और लीड करना पड़ रहा है और इसने अब तक 2-3 फ्लोर्स को क्लियर कर लिया है। इसके बाद वो वॉकी टॉकी से वाइस कैप्टन से पूछता है कि अब उसे कहाँ जाना है, जिसपे वाइस कैप्टन उसे बताते हैं कि उसे ऊपर जाना चाहिए क्योंकि उसके अलावा और कोई भी है जो काफी तेजी से ज़ॉम्बीज को मार रहा है और पॉइंट इकट्ठा करता जा रहा है। इसके बाद जब यंग मास्टर ऊपर जाते हैं तब वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग खड़े होते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग बाकी सारे फ्लोर्स को क्लियर कर चुके हो क्या, इस पे एक बंदा सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने अकेले ही बाकी फ्लोर्स को क्लियर कर लिया है। और जब यंग मास्टर सामने देखते हैं तो सामने की तरफ जैंग होता है जिसने अकेले ही कई सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था और उनके ऊपर बड़े आराम से बैठा हुआ था, जिसपे यंग मास्टर की फट जाती है ये सोच के कि जैंग ने अकेले ही इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया, वो भी बिना वेपन के अपने खाली हाथों के साथ। इसके बाद हम लोग वाइस कैप्टन को देखते हैं जो इस बात से खफा थे कि जैंग इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें ये काम मिला है कि उन्हें यंग मास्टर को आगे बढ़ाना है, इसीलिए वो अपने एक खास तरह के ज़ॉम्बी को जैंग के पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद एक कीड़े की तरह उड़ता हुआ ज़ॉम्बी जैंग के ऊपर अटैक करता है जो उसे कई दीवारों को चीरते हुए पीछे ले जाता है। हालांकि वाइस कैप्टन को इस बात का दुख है कि वो इतने अच्छे टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ एक यंग मास्टर को ऊपर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कर ही क्या सकते हैं, राजनीति राजनीति होती है। इसीलिए उन्हें लगता है कि जैंग अब तक मारा गया होगा, लेकिन वो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि जैंग ने अकेले ही उस ज़ॉम्बी को आराम से कंट्रोल कर लिया था। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी अपने मुंह से एक सोनिक अटैक करता है जिससे जैंग की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो वहां से तुरंत पीछे हट जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। इसके बाद जैंग जब अपने साइड में देखता है तब वो वहां पे यंग मास्टर को देखता है जिसके हाथों में ईयरबड्स थे, तो जैंग उसके हाथों से वो ईयरबड्स छीन लेता है और ऊपर की तरफ गन शूट करने लगता है और इसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। और वाइस कैप्टन सोचते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो ईयरबड्स इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं रोक सकते हैं और तुम एक ही झटके में मारे जाओगे। इसके बाद हम लोग उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो पूरी बिल्डिंग के ऊपर अपनी फ्रीक्वेंसी को फेंकता है जिससे उसे जैंग की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो जैंग के पास चला जाता है और हंसते हुए उसके ऊपर सोनिक अटैक करता है जिससे पूरी बिल्डिंग के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो बिल्डिंग ढहना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो पूरी बिल्डिंग कांपते हुए मलबे में बदल जाती है, लेकिन समय रहते वाइस कैप्टन यंग मास्टर को बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है कि जैंग मलबे में दब के ही मारा गया होगा। लेकिन जब वाइस कैप्टन ड्रोन से देखते हैं तब वहाँ पे वो ज़ॉम्बी अकेला ही उड़ रहा था और तभी कोई उसके ऊपर गन से शूट करता है, लेकिन वो बुलेट उसके सर से टकरा के अलग चली जाती है और वो ज़ॉम्बी घूमते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी जैंग उड़ते हुए आकर उसके ऊपर लैंड करता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जैंग देखता है कि उसके सर के ऊपर बुलेट प्रूफ कोटिंग की गई है, इसीलिए 12 mm की गोली उसके सर से पार कैसे जा सकती है और इसी वजह से वो ज़ॉम्बी भी हंसने लगता है। लेकिन तभी जैंग अपनी बड़ी सी राइफल उसकी आंखों के सामने करता है जिससे उसकी खुशी खौफ में बदल जाती है और जैंग ब्रूटली तरीके से उसके सर को मसल देता है। वाइस कैप्टन और यंग मास्टर दोनों ये देख के हैरान हो गए थे कि साला कोई इतनी बेदर्दी के साथ किसी को कैसे मार सकता है और वाइस कैप्टन ये सब कुछ सोच के परेशान थे कि जैंग ने ये सब कुछ कैसे किया और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैंग अचानक से यंग मास्टर के पीछे आ जाता है और उसे उसका हेडफोन देते हुए कहता है कि लो मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है, जिससे यंग मास्टर की फटना शुरू हो जाती है क्योंकि उन्होंने अभी ही देखा है कि जैंग कितनी बेदर्दी के साथ किसी को मारता है। इसीलिए वो जैंग से कहते हैं कि तुम ये हेडफोन रख सकते हो। इसके बाद हम लोग जैंग को सिटी के अंदर देखते हैं, तभी बाउजी उसके पास उसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर और फोन लेके आता है और उसके साथ बड़ी अच्छे से बात करता है क्योंकि बाउजी समझ गया था कि जैंग कोई नोबडी नहीं है बल्कि वो एक मेन कैरेक्टर है। इसके बाद जैंग बाउजी से फेंग फैमिली की बिल्डिंग का रास्ता पूछता है जिसपे बाउजी उसे बता तो देता है, लेकिन वो उसे सावधान रहने का भी कहता है क्योंकि जब से फेंग फैमिली के यंग मास्टर की मौत हुई है तो उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम कई गुना बढ़ा दिया है। इसके बाद जैंग ये सोचते हुए जा रहा था कि उसे पता है कि फेंग फैमिली कई गुना ताकतवर है और जब वो पिछली बार ज़ॉम्बी के साथ फाइट किया था तब उसे पता चल गया था कि वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से अपने आप को लेवल अप नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर उसे अपना लेवल बढ़ाना है तो उसे वायलेंट ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद जैंग रास्ते के बीच में एक वेपन शॉप को देखता है और उसके अंदर चला जाता है तो वहाँ पे काफी भारी भरकम वेपन रखे हुए थे जिनको देख के जैंग काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि ये वेपन तो सिर्फ मर्दों के लिए बने हैं और जैंग अगर इन्हें अपग्रेड कर दे तो इनका लेवल और इनकी पावर अलग ही लेवल पे चली जाएगी।
थी। और जैंग काफी जोश में शॉप ओनर से कहता है कि ये वाला वेपन अभी के अभी निकालो। लेकिन जब शॉप ओनर उसे बताता है कि ये वेपन तुम्हारी औकात के बाहर है, पहले जाके पैसे लेके आओ, तो जैंग की सारी खुशी हवैया में उड़ जाती है। इसके बाद हम लोग जैंग को देखते हैं जो फेंग फैमिली की बिल्डिंग के पास आ गया था। जैंग वेपन शॉप से वेपन तो नहीं ला पाया था, लेकिन बेचारा एक साइलेंसर जरूर ले आता है जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस में ज़ॉम्बीज का सर उड़ा सके और किसी को पता भी ना चले। इसके बाद जैंग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि जैंग फैमिली के पास बहुत सारे हैवी वेपन्स रखे हैं, जैसे मिलिट्री प्लेन, टैंक वगैरह वगैरह। लेकिन तभी जैंग बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए क्रॉप सोल्जर्स को देखता है जो कि उनकी निगरानी के लिए लगे हुए थे, जो दूसरे शब्दों में ज़ॉम्बी सोल्जर्स भी हैं, और इनका लेवल वाइस कैप्टन से भी कई गुना ज्यादा था। इसके बाद जैंग अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा लेता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैंग सबसे पहले प्लेन के पास जाता है और उसे अपने स्टोरेज में रखने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे मना कर देता है, ये कहके कि वो सबसे पहले अपने आप को 15 लेवल तक बढ़ाए। इसके बाद जैंग टैंक के पास जाता है तो सिस्टम उसे फिर से कहता है कि वो टैंक को स्टोर तभी कर सकता है जब उसका लेवल 10 होगा। लेकिन इसी बीच एक सोल्जर जैंग को नोटिस कर लेता है तो जैंग उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन वो सोल्जर जैंग के शूट को अवॉइड करते हुए जैंग के इतने करीब आ जाता है कि जैंग को पता भी नहीं चलता और वो जैंग के ऊपर एक तगड़ा स्लैश मारता है, लेकिन उसको जैंग ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद जैंग अपने पास से अपना स्पीयर बाहर निकालता है और अपने आप को लेवल 8 तक अपग्रेड कर लेता है। इसके बाद वो सोल्जर और जैंग दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जैंग अपने स्पीयर को घुमाते हुए सोल्जर के हेलमेट के ऊपर अटैक करता है तो उसका हेलमेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उस सोल्जर का हेलमेट जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर से भयानक और अब बाहर निकलने लगता है, जिसको देख के जैंग भी काफी शॉक हो गया था। लेकिन इसके बाद जैंग उसके ऊपर स्पीयर फेंकता है जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और जैंग उसे आखिरकार मार देता है। जैंग इस बात की खुशी बनाता है कि उससे पहले ही उसके ऊपर दो और सोल्जर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैंग अपने पास से एक स्वॉर्ड बाहर निकाल के उन दोनों अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद जैंग अपनी स्टोरेज से अपनी गन भी बाहर निकाल लेता है और उन दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जैंग एक सोल्जर के ऊपर शूट करके उसे जान से मार देता है और दूसरे के सर को अपने पैरों से कुचल के उसे मार देता है और आखिर में उन दोनों की सर पे एक और बुलेट मार के उन्हें मार देता है। जैंग को रिवॉर्ड के तौर पे उसे पॉइंट मिलते हैं और उसे एक नई स्किल भी मिलती है जो ज़ॉम्बीज को स्लेव बना सकती है, यानी कि अपने सोल्जर की तरह इस्तेमाल करना। इसके बाद जैंग आगे बढ़ता जाता है और उसके रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं वो उन सभी को मौत की घाट उतारते जाता है और जैंग को इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं कि वो खुद को 20 लेवल तक अपग्रेड कर सकता है। इसी बीच जैंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और जब वो पीछे पलट के देखता है तब वहाँ पे उसका अपोनेंट जैंग उसे देखते ही समझ जाता है कि वो उसे नहीं हरा सकता है। लेकिन वो केनाइट भी कुछ कम नहीं था, वो अपने पास से कोई स्वॉर्ड वॉर्ड बाहर नहीं निकालता, वो डायरेक्ट बाहर निकालता है एक मशीन गन और धड़ाधड़ जैंग के ऊपर शूट करने लगता है। जैंग अपनी जान बचाते हुए एक गोली टैंक की तरफ फायर करता है और उससे अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और इसके बाद जैंग उस टैंक को अपने पास रख लेता है और प्लेन की तरफ देखते हुए सोचता है कि बेबी अगली बार आऊंगा। और इसके बाद जब केनाइट वहाँ पे आता है तब तक जैंग टैंक लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। जैंग जब वापस आ रहा था तब उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए जैंग अपनी पर्सपेक्टिव स्किल को एक्टिवेट करता है और एक तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि बाहर आओ नहीं तो उड़ा दूंगा। और उस पेड़ के पीछे से वही लड़की बाहर आती है जो कि एक ज़ॉम्बी सोल्जर है और कॉम्बैक्ट यूनिट की लीडर है और इसका नाम पता नहीं क्यों साउथ मून दिखा रहे हैं, इसीलिए मुझे मून ही कहना पड़ेगा। जैंग मून को घूरते हुए कहता है बताओ भाई फॉलो क्यों कर रही थी। मून जैंग से कहती है कि ऐसे चेहरे से मुझे मत देखो, ऐसा लगता है कि तुम मुझे खाना चाहते हो, और जिन्हें भी ऐसी लाइन का मतलब नहीं पता है तो भाई तुम अभी छोटे हो, जाके पोगो देखो। और मून जैंग को बताती है कि वो उसका पीछा अच्छे इरादे से कर रही थी। जैंग पूछता है लेकिन तुम मेरा पीछा कर क्यों रही थी और तुम्हारे अच्छे इरादे हैं क्या। मून कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ फैंग फैमिली को मिटाने में, जिसपे जैंग कहता है कि तुम खुद उनकी मेंबर हो तो फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहोगी, और इसके अलावा अगर तुम्हें फैंग फैमिली को मिटाना भी है तो दूसरी भी फैमिलीज हैं, जाओ और जाओ उनके पास जाके मिलो ना, मुझे तुम क्यों इन सभी चीजों में घसीट रही हो। जिसके जवाब में मून कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक उम्मीद बचे हुए हो जो फैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद मून जैंग को अपने भाई की कब्र के पास लेके आती है और उसे बताती है कि जब पहला ज़ॉम्बी आउटब्रेक चालू हुआ तब फैंग फैमिली ने अपनी पोजीशन ले ली और अपनी फोर्स बना ली, और जिनके पास घर नहीं था उनके पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय फैंग
फैंग फैमिली की सारी कंडीशन को एक्सेप्ट करने के। और इसके बाद फैंग फैमिली ने कोई दया न दिखाते हुए डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और जितने भी लोग एक्सपेरिमेंट पास करके आगे बढ़ गए उन्हें ज़ॉम्बी सोल्जर कह दिया गया और उन्हें फोर्स में ज्वाइन कर दिया गया। और जो लोग भी ज्वाइन होते हैं तो उन्हें खाना और घर की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसपे जैंग मून से पूछता है क्या ये अच्छी चीज नहीं है, जिसपे मून बताती है ये अच्छी चीज है लेकिन फैंग फैमिली फैन फैमिली है, वो अपने रंग जरूर दिखाएगी। इसके बाद मून जैंग को उसके भाई के बारे में बताती है जिसका नाम मेपल है। अब भाई मुझे नहीं पता कि ये नाम कहाँ से आया। मून बताती है कि उसका भाई एक कमाल का सोल्जर था जो काफी तेजी से प्रोग्रेस करता जा रहा था और उसकी प्रोग्रेस इतना बढ़ गई थी कि वो लॉर्ड भी बनने वाला था। लेकिन अचानक से एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मून का भाई अचानक से एक ज़ॉम्बी में बदल गया जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सिटी के ऊपर अटैक करने लगा और उन लोगों ने मून के भाई को मार दिया और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी नहीं बची। इसीलिए मून को उसके भाई के डॉग टैग को ही यहाँ पे दफनाना पड़ा। जिसपे जैंग अपनी सारिंगन का इस्तेमाल करके देखता है तो मून एकदम सही बोल रही थी। मून आगे बताती है कि वो कई सालों से रिसर्च कर रही थी कि फैंग फैमिली उनसे छुपाती क्या है और मून को ये पता चला कि हर ज़ॉम्बी सोल्जर के अंदर एक सीमा होती है। अगर वो ज़ॉम्बी सोल्जर उससे आगे अपनी हाउस होल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो वो एक ऐसा ज़ॉम्बी बन जाएगा जिसके अंदर कोई भी इंसानियत नहीं बचेगी। और फैंग फैमिली जो इन सभी चीजों के पीछे है वो उस ज़ॉम्बी को एक किलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करेंगे। और मून जैसे कुछ सोल्जर फैंग फैमिली के खिलाफ खड़े होने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि फैंग फैमिली उन्हें कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसा देगी। जैंग मून से कहता है चलो मैंने मान लिया कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना। मून कहती है कि उसने जैंग के ऊपर तब से नजर रखी है जब से जैंग यहाँ पे आया है और मून ने नोटिस किया है कि जैंग लगातार ताकतवर होता जाता है जबकि वो ज़ॉम्बी सोल्जर भी नहीं है। इसीलिए जैंग ही एक ऐसा शख्स है जो फैंग फैमिली को मिट्टी में मिला सकता है क्योंकि जैंग बाकी सोल्जर्स की तरह एंडलेस लूप में कभी भी नहीं फंसेगा। इसके बाद हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं और मुझे इसका जेंडर नहीं पता है इसीलिए अभी के लिए हम इसे सिटी लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड के पास एक बंदा आता है और वो उनसे कहता है कि कल रात जो हंगामा हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप किसे भेजेंगे। जिसपे लॉर्ड कहते हैं कि मैंने तो ओल्सन को कहा था वो कहाँ पे गई है। वो बंदा बताता है कि ओल्सन सिटी गेट को गार्ड करने के लिए गई हैं क्योंकि इस बार ए ग्रेड के ज़ॉम्बीज ने हमला किया है और ए ग्रेड सुन के वो बंदा भी घबरा जाता है। इसके बाद हम लोग सिटी गेट को देखते हैं। सिटी गेट के ऊपर दो बड़ी बड़ी गन्स लगी थी जो कि उन ब्लड वर्म के ऊपर हमला कर रही थी जो सिटी के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन वो बड़ी बड़ी गन्स भी अपना दम तोड़ देती हैं और गार्ड सोचते हैं कि अब वो कर ही क्या सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वाइस कैप्टन आते हैं जिनके पास एक बड़ी सी तलवार थी और वाइस कैप्टन उस तलवार के साथ उस ब्लड वर्म को मक्खन की तरह काट देते हैं। वाइस कैप्टन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ओल्सन काफी टाइम हो गया है तुम्हारे साथ इस तरह से सिटी को गार्ड करते हुए। इसके बाद हमें उन दोनों सोल्जर से पता चलता है कि वाइस कैप्टन मरने से पहले एक बुचर के बेटे हुआ करते थे जो कि मीट को मक्खन की तरह काटता था। लेकिन इसके बाद वो ब्लड वर्म फिर से जुड़ना शुरू हो जाता है तो वाइस कैप्टन उस तलवार को पकड़ते हैं और एक ही बार में उसके दो टुकड़े कर देते हैं। वो दोनों सोल्जर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ज्यादातर ह्यूमनॉइड के पास हीलिंग एबिलिटी नहीं होती है लेकिन मैंने आज तक कभी भी इतनी ज्यादा तेज हीलिंग एबिलिटी नहीं देखी है। वाइस कैप्टन के पास सच में कमाल की हीलिंग एबिलिटी है। इसके बाद वाइस कैप्टन जंप करते हुए एक ब्लड वर्म के ऊपर अटैक करने वाले थे लेकिन अचानक से एक दूसरा ब्लड वर्म उनके ऊपर अटैक करता है और उनकी बॉडी को आधा खा जाता है जिससे वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं कर पाते और वहीं नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो ब्लड वर्म आगे बढ़ के सिटी वॉल के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी उनको निगलना शुरू कर देता है। वो ब्लड वर्म एक सोल्जर के ऊपर भी अटैक करने वाला था लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ी सी कुल्हाड़ी आती है जो एक ही झटके में उसे बीच से चीर देती है और उस कुल्हाड़ी को फेंकने वाली ओल्सन थी। लेकिन ब्लड वर्म फिर से हील हो जाता है और ओल्सन की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों सोल्जर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके ऊपर तो न तो कोई गन इस्तेमाल हो रही है और न ही कोई शॉर्ट गन, क्या हमें इसे बम से उड़ा देना चाहिए। इसी बीच वो ब्लड वर्म ओल्सन के ऊपर अटैक करता है लेकिन ओल्सन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक शॉर्ट गन को काफी बड़ा कर देती है, बिल्कुल डोरेमोन की स्पेस लाइट की तरह। और इसके बाद जब ओल्सन उस ट्रिगर को दबाती है तो बूम, उस ब्लड वर्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो दोनों सोल्जर आपस में सोचते हैं कि ये किसी कैनन का धमाका था, जिसपे दूसरा सोल्जर कहता है कि अगर किसी नॉर्मल शॉट गन को इतना बड़ा कर दोगे तो उसे कैनन ही समझा जाएगा ना। इसके बाद वहाँ पे वाइस कैप्टन आते हैं जो कि मन में सोचते हैं कि ओल्सन सारा क्रेडिट खुद ले गई और वो ओल्सन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ओल्सन के पास कोई कॉल आता है तो वो वहाँ से चली जाती है और वाइस कैप्टन उसके ऊपर चिल्लाते ही रह जाते हैं। इसके बाद ओल्सन वहाँ से मॉनिटरिंग रूम में आ जाती है और वो तब का फुटेज देखती है जब जैंग चोरी करने के लिए अंदर घुसा था। इसके बाद हम लोग जैंग को देखते हैं जो
तीन बड़े बड़े चीता के साथ फाइट कर रहा था और वो चीता किसी हाथी के साइज जितने थे। इसके बाद वो तीनों एक साथ जैंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक स्लैश आता है और वो तीनों एक ही झटके में मारे जाते हैं। और उनके ऊपर अटैक करने वाला जैंग का ज़ॉम्बी सोल्जर था, जो कि अब जैंग के कंट्रोल में है। इसके बाद जैंग जाके मून से मिलता है और मून उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की फैंग फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बता देना। जिस पे जैंग उससे पूछता है कि फैंग फैमिली का पावर कॉम्बैट सिस्टम किस तरह का है। मून उसे बताती है कि यहाँ का पावर सिस्टम ऊपर से नीचे जाता है, जैसे एस से ई। और वो जैंग को ये भी बताती है कि अभी के हिसाब से सबसे ताकतवर औरत जो यहाँ पे है वो ओल्सन है और उसका लेवल एस है। जिसपे जैंग पूछता है क्या वो यहाँ की नीचे वाली सिटी में सबसे ताकतवर है। जिसपे मून उसे बताती है कि नहीं, यहाँ पे अभी और भी हैं जिनका नॉर्मल लेवल एस है। इसके बाद मून उसे कहती है कि तुमने जिस ज़ॉम्बी के बारे में मुझसे पूछा था उसकी फाइट करने के लिए क्या तुम रेडी हो। जिसपे जैंग कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसके बाद जैंग एक खाई या फिर एक कुएं की तरह गड्ढे में कूद जाता है। और जब जैंग गड्ढे के अंदर आता है तब उसे एक तरफ से ड्रम की आवाज आ रही थी, और जब जैंग उस तरफ जाता है तब उसे रास्ते के बीच में काफी सारी खोपड़ियां और तभी आगे जाके उसे एक ड्रम सेट मिलता है, जिसको बजाने वाला एक वायलेट ज़ॉम्बी था और उसका नाम था बिग रॉक और इसका लेवल अननोन है। और वो जैंग से कहता है अब आ ही गए हो तो गाना क्यों नहीं सुन लेते। जिसपे जैंग अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और शूट करते हुए कहता है कि हाँ, अभी चीयर करता हूँ ना। लेकिन वो ज़ॉम्बी जैसे ही ड्रम बजाता है तो जैंग एक इल्यूशन में फंस जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग थे जिनसे वो अब तक मिल चुका था। और जैंग मन में सोचता है कि यही वो कॉन्सर्ट नहीं है जिसको वो 10 सालों से मिस कर रहा था। लेकिन जैंग को इस बात के ऊपर भी शक होता है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है या फिर सिर्फ उसकी सोची गई सोच है या फिर वो किसी भ्रम में जी रहा है। लेकिन तभी मून जैंग का हाथ पकड़ के उसे ऊपर कर देती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी से चीयर करो ना। इसके बाद वो ज़ॉम्बी जैसे जैसे ड्रम बजाता जाता है तो जैंग के ऊपर हेल्यूशन बढ़ता जाता है और वो भी उन सभी के साथ उस ज़ॉम्बी के लिए चीयर करने लगता है। और इसके बाद जैंग भी वहाँ पे उन लोगों के साथ डांस करने लगता है। लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैंग वहाँ पे थकान से ही मारा जाएगा। जिसके बाद जैंग को हेडफोन के बारे में याद आता है। फिर जैंग वहाँ पे हेडफोन को समन करता है और उसे जैसे ही पहनने की कोशिश करता है तो तभी एक जोरदार बीट आती है, जिससे जैंग का ध्यान भटक जाता है और हेडफोन नीचे गिर जाता है और जैंग फिर से डांस करने लगता है। जैंग फिर भी हेडफोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। और जैंग जैसे ही हेडफोन के पास पहुंचने वाला था तो कोई उससे हेडफोन छीन लेता है, जो कि और कोई नहीं, वायलेट ज़ॉम्बी ग्लोरिया थी। ग्लोरिया जैंग से कहती है कि जब तुम लोग फाइट करते हो तब काफी फुर्तीले लगते हो, लेकिन अब क्या हो गया है, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, या फिर ये किसी तरह की खास ट्रेनिंग है। जैंग उसे कहता है कि मैं उसके इल्यूजन में हूँ, इसीलिए मैं डांस कर रहा था और कुछ भी नहीं। ग्लोरिया कहती है लेकिन मैं काफी एनर्जेटिक हूँ और तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ अपनी बहन के लिए भी छोड़ देनी चाहिए कि तुम मेरी मदद करो मेरा बदला लेने में, उससे पहले तुम्हें थोड़ी सी ताकत मेरे लिए छोड़नी पड़ेगी। फिर ग्लोरिया जैंग को उसका हेडफोन वापस कर देती है और हम लोग असली दुनिया में देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जैंग को खाने ही वाला था कि जैंग उससे पहले उसकी ठुड्डी के ऊपर अपनी गन रख देता है और ट्रिगर को दबा देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी के सर के चिथड़े उड़ जाते हैं और जैंग कहता है कि मुझे ग्लोरिया ने बचा लिया। ऐसा लगता है कि जो टुकड़े मैंने उसके शरीर से लिए थे उनमें अभी भी थोड़ी सी चेतना बाकी है। लेकिन अगले ही पल जैंग देखता है कि वो ज़ॉम्बी फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया है और जैंग को ये पता लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि ये क्लोन या फिर उसे ही कुछ मिलता जुलता है। और जैंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा क्रॉप्स आर्ट की नॉलेज है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी जैंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और उस ज़ॉम्बी को लगता है कि उसने जैंग को मार दिया। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक तलवार आर पार हो जाती है और जब वो ज़ॉम्बी अपने पीछे देखता है तब उसके पीछे जैंग का सोल्जर था, जो कि उस ज़ॉम्बी को बीच से चीर देता है। फिर हम देखते हैं जैंग दीवार के पीछे से निकलता है और वो कहता है कि इन हेडफोन्स का काम काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये फिर भी सिर्फ 90% आवाज को ही रोक पा रहे हैं। लेकिन काफी ज्यादा अच्छी बात यह है कि मैं ड्रम की आवाज से फिर से हिप्नोटाइज नहीं होऊंगा। इसके बाद जैंग ये भी जानता है कि वो ज़ॉम्बी क्लोन पावर का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो अपनी सारिंगन का इस्तेमाल करता है उसकी असली बॉडी ढूंढने के लिए। लेकिन जैंग जब उसका इस्तेमाल करता है तब वो देखता है कि सामने की तरफ बहुत ज्यादा बॉडीज थी। लेकिन जैंग को थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि बाकी सारी बॉडीज कहाँ पे रखी हुई हैं और उन्हीं के बीच में उसे उस ज़ॉम्बी की असली बॉडी मिल जाती है। फिर जैंग अपने ज़ॉम्बी सोल्जर को बताता है कि वो बॉडी कहाँ पे रखी हुई है और उससे कहता है कि जल्दी से जाओ और उसे काट के रख दो। फिर हम लोग देखते हैं कि सामने की तरफ बस तलवारें चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जैंग के पास उसके ज़ॉम्बी सोल्जर की मुंडी आके गिरती है और वो ज़ॉम्बी जैंग के सामने आके मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद जैंग को उस ज़ॉम्बी से आता हुआ भयानक ऑरा महसूस होने लगता है और तब जाके जैंग को याद आता है कि मून ने उसे कहा था कि तुम्हें बॉस से बिल्कुल भी नहीं भिड़ना है। जैंग उससे पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? मून उसे कहती है कि तुम खुद ही सोचो कि वो बॉस किस तरह का
प्राणी होगा जहाँ पे ओल्सन जैसे हाई लेवल के सोल्जर भी जाने से हेजिटेट करते हैं। फिर उसके बाद जैंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को अपग्रेड कर लेता है और वो कहता है कि मून मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। दरअसल मून का ऐसा एटीट्यूड है कि वो नए रुकी के साथ इस तरह से मजाक में ही बातें करती है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी जैंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन जैंग बिना किसी दिक्कत के उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद जैंग अपनी सबमशीन गन को बाहर निकालता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी को उस गन से कोई भी असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद जैंग वहाँ पे एक दूसरी गन निकालता है जो कि स्नैपिंग के लिए यूज की जाती है और जैंग उसके साथ उस ज़ॉम्बी के ऊपर 3-4 शॉट मारता है और उसे पूरा यकीन था कि उसने उस गन के साथ उस ज़ॉम्बी का सर उड़ा दिया है। लेकिन अगले ही पल जैंग को फिर से वो आवाजें सताने लगती हैं, जैसे जैंग का जो सेंसेस थे वो फिर से बंद होने लगते हैं और जैंग को पता चल जाता है कि ऐसा सिर्फ उस 10% की वजह से हो रहा है जो कि हेडफोन ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। और जैंग इस बात को समझ जाता है कि भले ही ये 10% क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है। और वो ज़ॉम्बी भी बस जैंग को देखे मुस्कुराया जा रहा था। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी तेजी के साथ जैंग के ऊपर पंच मारता है, लेकिन जैंग उसको डॉज कर लेता है। लेकिन अगले ही पल वो ज़ॉम्बी एक चुटकी बजाता है जिससे नॉइस निकलती है और जैंग इससे ही उसका फोकस हट जाता है और वो ज़ॉम्बी जैंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे जैंग पीछे जाके एक चट्टान से टकराता है। जैंग अपने मन में सोचता है कि उसने अटैक को अवॉइड कर ही लिया था, लेकिन आवाज की वजह से उसका ध्यान भटक गया। हेडफोन भी टूट चुका है और जैंग को ये भी नहीं पता है कि उसके सामने जो ज़ॉम्बी है उसका लेवल क्या है। और जैंग अपने मन में सोचता है कि उसे हेडफोन रिपेयर करना चाहिए या फिर उसे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। और अगर जैंग भले ही हेडफोन को यूज कर भी ले, लेकिन आवाज की वजह से वो फिर भी जीत नहीं सकता है। जैंग इसी सब के बारे में सोच रहा था कि वो ज़ॉम्बी फिर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जैंग उसके अटैक को फिर से अवॉइड कर लेता है, लेकिन नॉइस फिर से क्रिएट होती है और वो ज़ॉम्बी इसी बात का फायदा उठा के जैंग के ऊपर एक जोरदार किक मारता है जिससे जैंग फिर से हवा में उड़ जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी फिर से जैंग के ऊपर अटैक करता है और इस बार वो पहले ही नॉइस का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैंग के ऊपर इस बार नॉइस का कोई भी असर नहीं होता है और जैंग उल्टा उस ज़ॉम्बी के ठुड्डी के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो ज़ॉम्बी ऊपर आसमान में उड़ जाता है और जाके ऊपर ही चिपक जाता है। जैंग उसे कहता है कि अगर तुम बिना आवाज निकाले पंच मारोगे तो उसका इफेक्ट 20% बढ़ जाएगा। वो ज़ॉम्बी जैंग से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर आवाज का असर क्यों नहीं हुआ है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जैंग ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया था। दरअसल उसने जो अपग्रेड किया था उससे उसके पास जितनी भी जगह है, यानी 20 मीटर के अंदर जितना भी एरिया है, वहाँ पे सारी आवाजें बंद हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल बंद। और जैंग को अब समझ में आ जाता है कि ओल्सन जैसे हाई लेवल के सोल्जर भी यहाँ आने से क्यों कतराते हैं, क्योंकि उनके पास जैंग की तरह साउंड इंसुलेशन नहीं है जो उनको इन सभी चीजों से बचा सकेगा, क्योंकि फाइट के दौरान आवाजें तो होती ही रहती हैं। वो ज़ॉम्बी फिर से नीचे आता है और जैंग के ऊपर अटैक करता है और वो इस बार भी चुटकी बजाता है, लेकिन जैंग के ऊपर फिर से इसका असर नहीं होता है और जैंग उल्टा उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो ज़ॉम्बी पीछे की तरफ उड़ जाता है। जिसके बाद सिस्टम जैंग को बताता है कि उसने अपने एनिमी को आधा हरा दिया है और उसे वो वार्निंग भी देता है कि जैंग को यहाँ से खिसक लेना चाहिए। जैंग अपने मन में सोचता है कि मैं अभी थकान से ही मरने वाला था, इसीलिए तुम्हें मेरे मरने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो किसी खास तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती चली जाती है और इस बार उस ज़ॉम्बी का जो ऑरा निकलता है वो पहले से भी ज्यादा भयंकर होता है, जिसको महसूस करके जैंग भी थोड़ा सा घबराने लगता है। जिसके साथ ही जैंग भी अपने आप को अपग्रेड कर लेता है और लेवल 26 पे आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी थी, बल्कि उसकी फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो जाती है। जैसे उसकी आंखें 2 की जगह पे 4 हो जाती हैं और उसके हाथों से जहर वाले स्पाइक्स बाहर निकल आते हैं। यहाँ तक कि जैंग भी उसकी फिजिकल फॉर्म को चेंज होते हुए देख के हैरान हो गया था। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी पलक झपकते जैंग के पीछे आ जाता है और उसके चेहरे के ऊपर अपने हाथों के स्पाइक से अटैक करता है, जिसे जैंग के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है और उसके चेहरे के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। सिस्टम जैंग को बताता है कि वो पॉइजन हो गया है और जैसे ही उसका पॉइजन वाला बार बढ़ जाएगा तो जैंग तुरंत ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे आने से पहले एक प्लान के साथ आना चाहिए था और अगर कैसे भी तैसे वो प्लान फेल हो जाता है तो हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैंग का लेवल अप होने की वजह से वो उस ज़ॉम्बी के लेवल को भी देख पा रहा था जो कि 35 था। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी जैंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करने लगता है। जैंग ये समझ जाता है कि क्लोज कॉम्बैट उसके लिए काफी घातक होगा, इसीलिए वो अपनी गन को बाहर निकालता है और अपनी गन की बुलेट के साथ पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी इस बात को समझ जाता है और वो जैंग के पोजीशन चेंज करने से पहले ही उस बुलेट को पकड़ लेता है और जब जैंग वहां पे आता है टेलीपोर्ट होके, तब वो ज़ॉम्बी जैंग के ऊपर अपनी कोहनी मारता है जिसे जैंग पीछे जाके दीवार से टकराता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैंग की एचपी सिर्फ आधी बची थी और उसका पॉइजन वाला बार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैंग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी बॉडी के भरोसे रहा तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। यहाँ तक कि इस ज़ॉम्बी की स्पीड इतनी ज्यादा
बढ़ गई है कि ये मेरे बुलेट की स्पीड से भी मैच कर रहा है। जिसके बाद जैंग खुद से कहता है क्योंकि मैं भाग नहीं सकता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है सख्त होके लड़ना। इसके बाद जैंग और वो ज़ॉम्बी दोनों ही फुल स्पीड से एक दूसरे के साथ मुक्केबाजी करने लगते हैं। जैंग वो ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर पंच मारते हुए कहता है, अगर मैं एक घूंसे से तुम्हारा सर नहीं फोड़ सकता हूँ तो मैं लगातार उसे फोड़ता जाऊंगा। लेकिन जैंग इस तरह से लड़ते हुए अपनी लिमिट पे पहुंचते जा रहा था। जैंग अपने मन में सोचता है कि उसे किस तरह के वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो यहाँ पे थंडर स्पीयर का इस्तेमाल करता है तो वो आर्मर को भी तोड़ सकता है, लेकिन थंडर स्पीयर का इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट में नहीं किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी और भी मजे के साथ जैंग के साथ फाइट कर रहा था। जैंग अपने मन में सोचता है कि हम यहाँ तक आ गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। इसके बाद जैंग और भी ज्यादा अच्छे से सोचता है और उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी ग्लोरिया के मसल्स हैं। हालांकि मसल्स का इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट में नहीं किया जाता है बल्कि थंडर स्पीयर को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर जैंग उसके इस्तेमाल करने के तरीके को बदल दे तो वो उनका इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट में भी कर सकता है। जिसके बाद जैंग यही करता है और वो ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि अगर एक बार इसे सही से इस्तेमाल किया तो इसका खेल खत्म। इसके बाद जैंग अपनी फिस्ट के अंदर ग्लोरिया के मसल्स को इस्तेमाल करता है और उसके साथ उसमें अपनी फुल पावर को लगा देता है। जिसके बाद जैंग उस ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। इससे उस ज़ॉम्बी के सर के चिथड़े उड़ जाते हैं और सामने की तरफ एक ताकतवर फोर्स जाती है, जिससे उस ज़ॉम्बी के सिर्फ पैर ही बचते हैं और उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है। जैंग को बताता है कि उसने सक्सेसफुली ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया है, लेकिन तब तक जैंग के पॉइजन का बार फुल हो चुका था और जैंग को एक तगड़ा झटका लगता है। जैंग जल्दी से खुद को अपग्रेड करता है, नहीं तो वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैंग बिल्कुल सही सलामत था और उसने अपनी मेंटल हेल्थ को फुल कर लिया था, इसीलिए उसे एचपी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैंग को रिवॉर्ड के तौर पे ज़ॉम्बी का कोर मिला था और जैंग इसका इस्तेमाल करके हाउस होल्ड के जितने भी सोल्जर्स था उनको कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ इलाइट्स को छोड़ के। तभी जैंग की नजर सामने सिटी की तरफ पड़ती है जहाँ पर से धुआं उठ रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिटी के ऊपर एक फिनिक्स ने अटैक कर दिया था जो कि एशियन ज़ॉम्बी था। वहाँ का सोल्जर अपनी टीम को बताता है कि फेम फैमिली के जितने भी फाइटर जेट्स थे वो हवा में गायब हो गए हैं, इसीलिए वो फिनिक्स के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। वो सोल्जर उन लोगों से वहाँ पे हाई सोल्जर को भेजने की मांग करता है। जिसके बाद हम लोग उस फिनिक्स को देखते हैं जो उनके ऊपर ही अटैक करने को आ रहा था। वो सोल्जर उस फिनिक्स को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, सोचा था अगर मैं एयरफोर्स के अंदर रहूंगा तो मैं ज्यादा सेफ रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पे उड़ने वाले भी ज़ॉम्बीज रहते हैं। जिसके बाद उस सोल्जर को लगता है कि उसकी जिंदगी यहीं पे खत्म होने वाली थी और वो फिनिक्स भी उनकी तरफ अपना बड़ा सा मुंह खोल के अटैक करने को आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे एक हाई सोल्जर आता है जो कि उस फिनिक्स के ऊपर अपने हथौड़े से अटैक करता है और उस फिनिक्स को मार गिरा के पीछे फेंक देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक इलाइट सोल्जर है जो कि एंटी वायलेंस फोर्स से आता है और ये ओल्सन के साथ ही काम करता है डाउन सिटी के अंदर। के बाद वो दोनों सोल्जर काफी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले रंगने लगते हैं, ये सोच के कि उनकी जिंदगी बच गई है। लेकिन तभी उन दोनों की आंखों के सामने ही उस इलाइट सोल्जर के 20 से टुकड़े हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस फिनिक्स ने इलाइट सोल्जर के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक किया था, जिससे इलाइट सोल्जर के 2 टुकड़े हो गए थे। इलाइट सोल्जर अपने मन में सोचता है कि मैं बी फॉर्म में जाने वाला था, लेकिन तुमने मेरे साथ ये कर दिया है। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। फॉर्म को चेंज करने के बाद इलाइट सोल्जर उस फिनिक्स से कहता है कि अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसा कि मून ने हमें पहले बताया था कि जब भी कोई इलाइट सोल्जर हाउस होल्ड की पावर को इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी ज़ॉम्बी में बदल जाती है, क्योंकि जितने भी इलाइट सोल्जर हैं वो सभी ज़ॉम्बी ही हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस इलाइट सोल्जर का केमिकल इरप्शन 99% हो गया है, यानी कि 1% और बढ़ा तो ये पूरी तरीके से पागल ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो इलाइट सोल्जर अपने मन में सोचता है कि मैं छोटे इलाइट सोल्जर्स की तरह बिल्कुल भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलूंगा, लेकिन टॉप 10 इलाइट सोल्जर्स में भी इस तरह के इरप्शन को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए इलाइट सोल्जर को जितनी जल्दी हो सके फिनिक्स से उतनी जल्दी लिपटना पड़ेगा। जिसके बाद वो इलाइट सोल्जर उस फिनिक्स की पूंछ को पकड़ता है और उसे उधर उधर पटकने लगता है। जिसके बाद वो इलाइट सोल्जर उस फिनिक्स के मुंह के ऊपर अपने कैनन ग्लव से अटैक करता है, जिससे वहां पे एक तगड़ा धमाका होता है और वो फिनिक्स हवा में उड़ जाता है। लेकिन इतने बड़े धमाके के बावजूद उस फिनिक्स को बस हल्की फुल्की चोटें आई थी। वो इलाइट सोल्जर अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके सर के ऊपर डायरेक्ट धमाका किया था, लेकिन ये अभी तक मरा क्यों नहीं। वो दोनों सोल्जर उस इलाइट सोल्जर की तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि आपके कैनन ग्लव्स काफी कमाल के हैं। वो इलाइट सोल्जर उन्हें बताते हैं कि ये ग्लव्स डायरेक्ट हाउस होल्ड की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी ताकत बढ़ सके।
सके और ये किसी तरह से इंसानियत कैनन की तरह काम करते हैं। वो सोल्जर उसे कहते हैं कि आपके जैसे पावरफुल पर्सन के साथ हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन तभी उस सोल्जर को नीचे से कुछ महसूस होता है और हम लोग देखते हैं कि एक पावरफुल ब्लू फ्लेम की बीम आके उस सोल्जर से लगती है और हम लोग देखते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग आधी जल जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस एलाइट सोल्जर की जान अभी भी बच गई थी, जो कि बस मरने की कगार पे ही खड़ा था। अगर ये एलाइट सोल्जर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करता है तो भी ये ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, क्योंकि इसका एरप्शन पहले ही 99% हो चुका है। लेकिन तभी वो फिनिक्स फिर से उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने को आ जाता है। वो सोल्जर अपने मन में सोचता है कि अपने दोस्तों को मारने से तो अच्छा यही है कि मैं राख में बदल जाऊं। लेकिन तभी वो फिनिक्स अपनी साइड में देखता है तो कोई चीज मिसाइल की रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी, जो कि और कोई नहीं ज़ैंग था, जिसने अपने पास एक स्वॉर्ड ले रखी थी। इसके बाद ज़ैंग अपनी स्वॉर्ड को अनलॉक करता है और उस फिनिक्स के ऊपर अनगिनत स्लैशेस मारता है और उस फिनिक्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने फिनिक्स को सक्सेसफुली मार दिया है और उसे इवेंट पॉइंट मिल गए हैं। ज़ैंग की पावर को देख के वो एलाइट सोल्जर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने हाइस होल्ड की 99% पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसे मार नहीं पाया। लेकिन ज़ैंग ने बस एक मामूली के स्वॉर्ड के साथ उसके चीथड़े उड़ा दिए। वो सोल्जर अपने मन में सोचता है कि ये बंदा सच में ताकतवर है। लेकिन हम लोग ज़ैंग को देखते हैं जिसको अपनी स्वॉर्ड की चिंता थी, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड अटैक की वजह से पूरी चकनाचूर हो गई थी। ज़ैंग अपने मन में सोचता है कि ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे एक और नाइफ लेना पड़ेगा। तभी ज़ैंग की नजर उस एलाइट सोल्जर के ऊपर पड़ती है। ज़ैंग उसे कहता है कि तुम अगर अभी भी जिंदा हो तो ये जरूर हाउस होल्ड की पावर की वजह से हुआ होगा। जिसके बाद ज़ैंग उसे पूछता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ। लेकिन वो सोल्जर इसके लिए मना कर देता है और वो ज़ैंग से कहता है कि हम इतने अमीर नहीं हैं और वैसे भी हम लोग अपने बलबूते पे ही जिंदा रहते हैं, और वैसे भी अगर हम लोग अपनी बॉडी की लिमिट से ज्यादा खुद को हील करेंगे तो ये बेकार होगा। इसीलिए मैं हॉस्पिटल जाने के बाद भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा और मैं तुम्हें सच में अपना आभार प्रकट करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं कोई खतरनाक ज़ॉम्बी बनूं और लोगों को मारूं, तुम मुझे मार दो। तभी ज़ैंग के पास नोटिस आता है कि अगर वो अपने टारगेट को अपना सर्वेंट बना लेता है तो उसकी हेल्थ कंडीशन पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी और उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। बेसिकली ज़ैंग अगर इसे बचाना चाहता है तो ज़ैंग को इसे अपना सर्वेंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ैंग इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पे तेज रोशनी होती है, और जब उस एलाइट सोल्जर को होश आता है तब वो देखता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल पहले की तरह हील हो चुकी थी, और वो अपने मन में सोचता है कि शायद मास्टर की तरफ से ये मेरे लिए गिफ्ट है। बल्कि वो एलाइट सोल्जर भी ये सोच के परेशान था कि उसके मुंह से हर बार ज़ैंग के लिए मास्टर शब्द क्यों निकल रहा है। इसके बाद वो एलाइट सोल्जर आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है मास्टर आप कहाँ पे हैं। जिसके बाद हम लोग ज़ैंग को देखते हैं जो कि फिर से उसी गन शॉप के सामने खड़ा था जहाँ से पहली बार उसे धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया था। शॉप ओनर ज़ैंग को देखते हुए उससे कहता है कि तुम पिछली बार की तरह यहाँ पे फिर से आ गए। मैंने तुमसे कहा था कि गरीब यहाँ पे दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। लेकिन इस बार ज़ैंग सबसे पहले शॉप ओनर को घूर के देखता है, लेकिन फिर बाद में उससे कहता है अंकल अंकल मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छी चीजें हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसका एस्टीमेट बना दीजिए और उसके बाद मैं आपको बेच दूंगा। शॉप ओनर भी ज़ैंग के इस बिहेवियर को देख के काफी हैरान हो गया था। इसके बाद शॉप ओनर ज़ैंग से कहता है मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पे नहीं देखा है, लेकिन अगर तुम नए रिक्रूट किए गए सोल्जर हो तो फिर तुम्हारे पास बेसिक इक्विपमेंट भी होंगे जिसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। जिसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।